हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सारथी एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो है हमारा पहला लेक्चर आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख ले। वो ओरिएंटेशन लेक्चर था भाई। उसमें क्या किया है, हमने सिलेबस डिस्कस किया है। जो ग्रुप सी का मेंस का सिलेबस है उसको देखा है, और जो स्टडी मटेरियल है वो हमें देखना है, और किस तरह से हमें जो है प्रिपरेशन करनी है वो देखा था। और हमने देखा था कि भाई हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये सारी स्ट्रेटजीज उस वाली क्लास में डिस्कस करी थी। तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो वो भी देख ले। वो सारा सिलेबस डिस्कस किया है, मेंस का सारा सिलेबस है भाई उसमें। ठीक है। जो पिछले सीईटी का जो मेंस का सिलेबस था वो सारा जो है डिस्कस कर लिया है हमने। बाकी इस बार अगर कुछ चेंज रहता है तो वो भी देख लेंगे। बाकी अब देखिए, जब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है तो दूसरा हमारा काम, जो पहला स्टेप था हमारा, हो गया कि सिलेबस को देखना। मेंस का सिलेबस ये है, हमें पता है कि हमारा नंबर आ रहा है, सीईटी प्री हमारा क्लियर है, तो मेंस में हम बैठने वाले हैं। तो अब हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए कि हमें पिछले साल जो सीईटी का मेंस का पेपर हुआ था, ठीक है, जो मेंस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। आपको देखना है कि क्वेश्चन किस एरिया से आए थे, थीम्स क्या हैं उसकी, एग्जामिनर किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि एग्जामिनर अगर खुद भी पेपर सेट करेगा इस बार का तो वो PYQ जरूर देखता है। वो पिछला साल का जो पेपर था उसका पैटर्न जरूर देखता है, वो कहीं ना कहीं रिपीट होता है और उसके दिमाग में भी वो चीज़ें चलती हैं। तो हमारे लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। तो अब हम करेंगे इसमें 56 ग्रुप का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। पेपर की डेट थी 17 अगस्त 2024 को। तो उसका जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैटर नहीं करेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे मैटर करेगी थीम्स। ठीक है, कि किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हम करेंगे 56 ग्रुप का जो है पेपर। तो इसके बाद हम देख लेंगे 57 ग्रुप का, और इसी तरह से ग्रुप डी का जो आपका अभी फॉर्म निकलेंगे, फिर आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो प्री और मेंस का ग्रुप डी का भी देख लेंगे, और उसके भी जो है पेपर सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि नहीं तो देखिए, आप अगर जब तक किसी भी एग्ज़ाम का आधार होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का आधार होता है उसके PYQ। क्योंकि अगर आपको PYQ आपने पढ़े नहीं है, सीधा आप हरियाणा जी के उठा ली, नेशनल जी के उठा ली, रीजनिंग मार दी, मैथ कर दिया, हिंदी पढ़ दी, भाई जब तक आप PYQ नहीं देखोगे तो आपके एफर्ट्स बेकार जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसलिए आपको प्रिसाइजली स्टडी करनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि हमारी एक्यूरेसी 80 to 90% रह सके। ठीक है, इतनी रिक्वायर्ड है, 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 80 85 तो वो है जनरल वाली कट ऑफ। यहाँ पे आप क्रीम में आते हो बिल्कुल। तो भाई सबसे पहला जो डाउट था वो हमारा दूर हो गया है ओरिएंटेशन लेक्चर में। अब ये जो लेक्चर रहेगा इसमें 56 ग्रुप का हम जो है एग्ज़ाम करेंगे। जो पेपर था मेंस का पेपर था वो सॉल्व करेंगे। और इसके बाद क्लासेस रेगुलरली आएंगी। तो देखिए, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी हमें जहाँ से भी स्टडी मटेरियल मिलेगा हम देखेंगे, करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा काम है भाई एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम चीज़ों को करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो एग्ज़ाम क्रैक होना बहुत मुश्किल है। कंपटीशन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, और कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस क्लास में हम 56 ग्रुप का देख लेते हैं, बाकी क्लासेस रेगुलरली आएंगी। और स्टडी मटेरियल जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ा दूंगा भाई। ठीक है, जो अपने लिए जो मेरे को आते होंगे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल वहाँ से हम स्टडी मटेरियल भी देख लेंगे। हमारा मेन एम होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करना। फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, मेन है कंटेंट सही होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, और उसे हम रिवाइज कर सकें बार बार। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली क्लास को भी देख लें, ओरिएंटेशन लेक्चर था जिसमें सिलेबस डिस्कस किया गया है। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई। जो 56 ग्रुप का, फिर मैं बता दूं आपको, मेंस का एक पेपर है ये 56 ग्रुप का, जो 17 अगस्त 2024 को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आया था भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये क्लास, दोनों में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको दे रखा है, डैश इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंप्यूटर में रिपीट हुआ है, और इवन दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक सिलिकॉन चिप है विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। बहुत ही एक छोटे से स्मॉल एरिया पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है सिलिकॉन की चिप पर उसे क्या बोलते हैं, तो उसे इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं या फिर आईसीज यूज होती हैं, तो ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो आया था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इन्होंने लेक्स पूछ लिया है वर्ल्ड की। तो साल्ट वाटर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, तो ये है भाई कैस्पियन सी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको ये पता होने चाहिए जो साल्ट वाटर लेक्स हैं, लेक्स जो है इंपॉर्टेंट लेक्स कॉन्टिनेंट वाइज देख सकते हैं आप यूएसए की, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका में कौन कौन सी लेक्स हैं, साउदर्न अमेरिका में कौन कौन सी लेक्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी लेक्स हैं, एशिया में कौन कौन सी लेक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी लेक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी से लेक्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एवरेज रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट मस्ट एक्ट ऑन 5 kg to reduce its speed from 65 centimeter per second to 15 centimeter per second in 0.2 सेकेंड इज। अगर इस क्वेश्चन को नहीं आता तो भाई इस पे आप ठीक है तुक्के मार या ना, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती ही होंगी एग्जाम में, नहीं। अगर कभी भी तुक्का मारना हो तो बी या सी में से मारना, ए डी में से मत मारना, ठीक है। ए का तो बिल्कुल मत मारना, ए का आंसर होता नहीं है। आप खुद भी पेपर सेट करोगे तो ऑप्शन कभी भी फर्स्ट नहीं दोगे, हमेशा तुक्का मारना। कभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, तो बी या सी में से मारना। हाँ, कई बार केसेस में डी भी हो जाता है, बट बी और सी मोस्टली ज़्यादातर सही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक आधी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप तुक्के से लगा सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भाई, इफ़ द सेवन्थ डे ऑफ मंथ, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। इफ़ द सेवन्थ डे ऑफ मंथ इज़ 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, what day will it be on the 19th डे ऑफ द मंथ। तो ये रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा संडे। निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, दिस प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन्स वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रिमेनेंट ऑफ द दिल्ली रिज हिल रेंज। तो इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष हैं। तो ये भाई कहीं भी नहीं दे रखा था, ये एक जब क्वेश्चन पूछा था तो ये ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगाया था, बट ये सबसे अलग दिख रहा है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो कुछ लोगों ने इसी तरह से इसको गैस किया था कि ये भाई अलग ही चीज़ देख लिया, ठीक है। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि जनरली हम जीके में, हरियाणा जीके में पढ़ते ही नहीं है, हरियाणा जीके में, ठीक है। तो हरियाणा इसको रहने देना भाई, ये मैंने डाउनलोड किया है इसलिए ये आपको दिख रहा है। तो ये हरियाणा जीके में हम मोस्टली पढ़ते नहीं हैं। तो ये देखिए, भींडावास पढ़ते हैं, नाहर पढ़ते हैं और अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं। असोला भट्टी जनरली हमने पढ़ी नहीं हो थी उस टाइम पे। तो इसका जो आंसर होगा वो असोला भट्टी होगा, क्योंकि ये अलग सा है, बहुत ही अलग दे रखा है भाई, है ना। जनरली एग्जामिनर ने कॉपी पेस्ट किया है, एग्जामिनर ने सीधा, ऐसा तो नहीं है उसे याद है भाई असोला भट्टी, तो उसने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे देखिए डैश भी लगा रखा है, तो यही सही आंसर है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए इस लड़के ने, जिसका भी ये पेपर है उसने भींडावास लगा रखा है। तो दिल्ली रिज हिल रेंज रिमेनेंट जो है सर्वाइविंग रिमेनेंट, तो वो है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या है, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होनी चाहिए हरियाणा में जितनी भी हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, 2 नेशनल पार्क हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए, एरियाज़ पता होने चाहिए और स्पीसीज़ कौन सी मिलती हैं उसमें वो पता होने चाहिए, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना, जो पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये वाली, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है भाई। तो कैग थोड़ी ना बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैग थोड़ी ना बनाएगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट ऑडिट का काम होता है कैग का, ठीक है।
एंड सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिस फंक्शन इज डिस्चार्ज्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स जनरल A&E हरियाणा। तो दिस फंक्शन इज डिस्चार्ज थ्रू द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स जनरल A&E हरियाणा। तो ये जो फंक्शन की बात कर रहा है ऊपर पहली वाली स्टेटमेंट में, इसको कौन जो है डिस्चार्ज करता है, अकाउंट्स जनरल A&E हरियाणा। तो ये भी नहीं करता है भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दोनों में से कोई सही नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। तो आपके सिलेबस में दे रखा है कैग के बारे में, तो कैग जरूर पढ़ना है आपको, आर्टिकल इससे रिलेटेड जरूर पढ़ने हैं, फंक्शंस क्या हैं इसके। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है आपको, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना। तो सेवंथ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क एस्टेब्लिश्ड। तो सार्क कब बना था भाई, ये पूछा है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी भाई आपकी 1985 में, 1985 में। तो आपको सार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 कंट्रीज़ हैं इसमें, म्यांमार नहीं है। बाकी आठों के नाम पता होने चाहिए आपको, आठों के। ठीक है, एक बार पेन को भाई थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये बहुत मोटा है। ठीक है भाई, तो 8 दिसंबर 1985 को बना था। 8 कंट्री हैं इसमें सार्क में। और आपको बिम्स्टैक के बारे में भी पता होना चाहिए। बिम्स्टैक, इसके बारे में पता होना चाहिए कब बना था और किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट, किस किस कंट्री जो है, कौन कौन सी कंट्री इसमें है बिम्स्टैक में, बिम्स्टैक में। ठीक है, सार्क में कौन कौन सी कंट्री हैं और कब बना था, ये ज़रूर पता होना चाहिए। इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, किस किस से हमारी जो सीमा है वो टच करती है। ठीक है, बॉर्डर लाइंस टच करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ विल बी वेरी क्लोज टू द सन ऑन। तो पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यंत निकट होगी, कब होती है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, ज्योग्राफी। तो ये 3 जनवरी को होती है। और सबसे दूर कब, पेरिलियन बोलते हैं इसे। ठीक है, जो सबसे पास होती है, पेरिलियन से पास, पास से याद रख सकते हैं पेरिलियन। 147 पॉइंट कुछ सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, मिलियन किलोमीटर होती है। 147.5 है ये, 147.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, पेरिलियन 3 जनवरी को होता है, सबसे पास जो है सन के पास होती है अर्थ। और सबसे दूर कब होती है वो भी आपको बताना है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नहीं पता तो एक बार गूगल करिए और देखिए, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले सबसे दूर कब होती है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये अर्थ है और ये सन है, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, तो ये भी डेट आपको बतानी है। ठीक है, और सबसे पास कब है, तो 3 जनवरी। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी में प्लानेट से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट है भाई इसका दूसरा नाम। तो आपको आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल्स का, और प्लेटलेट्स का, इनका जो है बायोलॉजिकल नाम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है भाई। थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लोटिंग में काम आता है थ्रोम्बोसाइट, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको पता है नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ी और पढ़ने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका रिवीजन भी टेस्ट हो रहा है कि आपने कितना प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, प्री के लिए, तो मेंस के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो है, ये साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस में भी बायोलॉजी का, बायोलॉजी में भी किसका, सेल्स का। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये सेट से क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। तो इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट with 100 elements, A and B are two sets such that NA is equal to 50 and B is equal to 60, and A intersect B is equal to 20, then ये, तो ये किसके इक्वल होगा। तो इसका जो आंसर है वो है भाई 10। ठीक है, तो सेट्स आप पढ़ लें, यूट्यूब से किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हैं जिसने सेट्स करा रखे हों हरियाणा के। ठीक है, बाकी मैं एक बार बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पे बता दूंगा मैं इस टीचर का सही है, एक बार खुद से देख के। ठीक है, जिसने सेट्स सबसे अच्छे करा रखे हों।
जो ये टेस्ट चैप्टर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4 इज। तो 4 के मल्टीपल की बात कर रहा है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो इनके बीच में कौन सा रहेगा, तो 14। तो मीन क्या है, तो एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है 14। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैथ में इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो देखिए भाई, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, रीसेंट अपॉइंटमेंट, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। 2024 और 25 की, 2024 और 25 की जो भी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, किसी की भी वीडियो देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे जाके, या फिर कहीं से पीडीएफ नोट्स मिल जाए, मैं देख लूँगा एक बार सर्च करके, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। रिसेंट जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी वो सारी आपको करनी है, ठीक है, 2024-25 की। तो यहाँ पे इन्होंने 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ लिए थे, तो वो थे अरविंद पनगरिया जी। ठीक है, और वॉइस जो है वीसी भी रहे हैं नीति आयोग के 31 दिसंबर 2023 से। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या है। तो ध्यान रहेगा भाई, रीसेंट अपॉइंटमेंट 2024-25 के लिए। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो भाई थोड़ा सा बियर कर लेना, बाकी समझ तो सारा कुछ ही आ रहा होगा आपको। काफ़ी ज़्यादा बारिश है आज। तो ये वाला क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन विच गिव्स डिटेल्स अबाउट द एक्सपीडिशन ऑफ खारवेल द किंग ऑफ उड़ीसा इज। तो वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है, कौन सा जो है एक्सपीडिशन की बात कर रहा है, ये इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, जिसके बारे में खारवेल किंग के बारे में बताया गया है। खारवेल किंग कहाँ, उड़ीसा के। तो किस इंस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो है उसमें बता रखा है, एक्सपीडिशन जो खारवेल किंग थे उड़ीसा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंशियंट इंडिया से पूछ लिया है इन्होंने, और एंशियंट इंडिया में भी आर्ट एंड कल्चर का, और वो भी इंस्क्रिप्शंस का। इंस्क्रिप्शंस में आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस, अशोका अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, जो जो भी इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के, मौर्यन एम्पायर के, मौर्यन एम्पायर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, बाकी ये अयोल इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और हल्मिदी इंस्क्रिप्शन, इन तीनों के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है आपको। ठीक है, एक बार थोड़ा थोड़ा सर्च कर लें और इस पर 2 लाइन लिख लेना साथ के साथ, क्योंकि कई बार अब तो ये हाथी गुम्फा पूछ लिया, अगली बार अयोल इंस्क्रिप्शन पूछ सकता है, इलाहाबाद भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसी हिसाब से पढ़ना है। तो इसका जो आंसर है वो है हाथी गुम्फा गुहा अभिलेख। ठीक है भाई, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा आ रही है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो प्रेजेंटिंग सम वन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड। तो किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। तो इसे बोलते हैं प्लेगेरिज्म। ऑप्शन डी, साहित्यिक चोरी। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसे आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश आपकी है कमज़ोर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मेरी आपसे अनुरोध है, अगर आपको इंग्लिश में कई बार समझ नहीं आता तो हिंदी देख लें, और हिंदी वालों को अगर कई बार हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में देख लें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो है प्लेगेरिज्म। ठीक है, तो किसी के आइडिया चोरी करना, ठीक है, विचार और कार्य को अपने विचार कार्य के रूप में प्रस्तुत करना किसी दूसरे के को, तो उसे साहित्यिक चोरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो बताइए भाई, कृषि के लिए कौन सी जो है टर्म इसमें रिवॉल्यूशन यूज़ किया गया था, क्या यूज किया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को ही जानते हैं भाई हम। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से रिलेटेड है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो लेट 60s में हुआ था ये। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन जी। ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के जो फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो है नॉर्मन बोरलॉग। और लेट 60s में इंडिया में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और किस बेल्ट में आया था? तो ये आया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है। और क्या हुआ था भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन में? आपको भी पता है, हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वीट एंड राइस की जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए थे। इरिगेशन का काफ़ी यूज किया गया था, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे, पेस्टिसाइड्स यूज किए गई थी, मशीनरीज यूज की गई थी। ठीक है, तभी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी। ठीक है भाई। तो जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 16, डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी? तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? यह आपको बताना है। किस जिले में है भाई? तो ये अंबाला में है भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो रोड डेंसिटी है वो हरियाणा में अंबाला में है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको हरियाणा का मैप पता होना चाहिए भाई। हरियाणा का जो मैप है वो बिल्कुल अपने रोम रोम में बसा लो। ठीक है। हरियाणा का पॉलिटिकल मैप और एक हरियाणा का जियोग्राफिकल मैप, दोनों आपको पता होने चाहिए। पॉलिटिकल अगर आपको याद हो गया तो ज्योग्राफी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफिकल जो मैप है इंडिया और हरियाणा का, दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे? तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा डे है भाई? तो ये है भाई 3rd फ्राइडे ऑफ मई। ठीक है भाई। तो जिसे हम नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे के रूप में मनाते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ आना चाहिए? तो यहाँ से समझ आना चाहिए कि इम्पोर्टेंट जो डेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेशनल डेज की बात कर रहा है, जो भी जिसकी भी नेशनल इम्पोर्टेंस हो। इवन वर्ल्ड में अगर कोई डे है तो जैसे रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जो इंटरनेशनल डे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो नेशनल डे हैं जैसे नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ये आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार बनते हैं। एनवायरनमेंट डे कब मनाया, नेशनल एनवायरनमेंट डे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ये सब आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट डेज। देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एम नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमारा थीम एम है कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस एरिया को हमें जरूर पढ़ के जाना है। अब यहाँ से भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है आ गया था। तो इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू √3 देन सेक थीटा इक्वल टू, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई ऑप्शन बी, सेकंड। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लें, यूट्यूब पे किसी की भी एक क्लास देख लेना जिस टीचर ने हरियाणा का करा रखा हो या फिर SSC का करा रखा हो, उसका कोई भी वीडियो देख लेना, एक कंप्लीट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नो की। ठीक है। तो उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा ये बेसिक। तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका ऑप्शन सी। ठीक है। तो ये भी ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पूछ लिए ट्रिग्नो के, इवन 3 क्वेश्चन, एक और पहले भी तो था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन? तो फाइनेंस कमीशन के ऊपर अलग से सिलेबस में भी दे रखा है। तो फाइनेंस कमीशन आपको जरूर पढ़ के जाना किस आर्टिकल में है। तो 280 के अंडर आता है फाइनेंस कमीशन। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे जो है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में। ठीक है। तो आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आपको जो है पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो प्रियम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स,
DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं, ठीक है, जैसे कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन की बात हुई थी यहाँ पे, तो फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में, 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ झारखंड। तो देखो, कैपिटल पूछ लिया, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया था उस टाइम पे। तो झारखंड की जो कैपिटल है वो है भाई आपकी रांची। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो रांची है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। To provide relief to the flood victims of the Kedarnath, the operation launched by the Indian Army on in 2013 is known as। तो केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जो है भारतीय सेना द्वारा 2013 में शुरू किया गया अभियान इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई, बताइए आप, ट्राई करिए। तो ऑपरेशन सूर्या होप के नाम से। तो जितने भी रिसेंट में ऑपरेशन हुए हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है, इंटरनली भारत में, और दूसरा, अगर किसी देश को हमने हेल्प पहुंचाई है, किसी में अगर डिजास्टर हो गया है किसी कंट्री में, तो अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, ऐसे ही डिजास्टर में हेल्प करने के लिए जो है इंडिया ने जो ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और भारत के अंदर जो है इंडियन नेवी ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने जो भी ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं वो ज़रूर पता होने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन सूर्य होप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर इवेलुएट्स ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवार्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। तो डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर सही का मूल्यांकन करता है यदि ऑपरेटर के दोनों ओर के वेरिएबल्स उसी स्मृति स्थान की ओर इंगित करें और अन्यथा गलत। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ही जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी कोई क्वेश्चन तो ठीक ठाक आता है, अगर नहीं आता तो मैंने आपको बताया बी सी में जाना है, आपको ऑप्शन कोई और देखना ही नहीं है, ए तो बिल्कुल नहीं जाना है, बी और सी में से जाना है। यहाँ से आपके सही होने के चांसेस हैं, 50-50 पे आ जाओगे आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, एनडीएमए स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ ली है एनडीएमए की। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका टॉपिक दे रखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो टॉपिक दे रखा है उसी में से पूछ लिया है। अब इसमें देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी सही है भाई, फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द फर्स्ट एक्सक्वेटेड साइट ऑफ द हकरा कल्चर इन हरियाणा। तो हरियाणा का हकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे मिला है भाई ये, तो ये मिला है भाई आपका कुनाल में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हकरा कल्चर कहाँ पे है, कुनाल में। और कुनाल कहाँ है, बताओ, फतेहाबाद में है ना, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में पड़ता है कुनाल, हकरा कल्चर। तो हरियाणा जी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहली स्टेटमेंट है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। तो दोनों स्टेटमेंट सही है भाई यहाँ पे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 26 का, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प चुनें। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहा जाता है, और उत्पादन की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग में भी रैंकिंग का, ठीक है। तो रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये आपको बताना है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 32। ठीक है भाई, तो ये इजी ट्रिक है भाई रैंकिंग का। आप देख सकते हैं किसी की भी वीडियो, अगर आपको नहीं आता है रैंकिंग रीजनिंग में, इजी टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा, तो किसी की भी वीडियो देख लें उस पर, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लें रैंकिंग का चैप्टर, ठीक है, आधे घंटे की या 10-15 मिनट की, कंप्लीट हो जाएगा आपका, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रैंकिंग का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, दी आयरन ओर नॉन एज द ब्लैक ओर। तो लोह अयस्क जिसे काला अयस्क भी कहते हैं, तो कौन सा है इनमें से, तो ये है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, आयरन ओर है जिसे ब्लैक ओर के नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पे मेटल नो ओर्स, मेटल्स के जो मेटल हैं उनके ओर्स के बारे में पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो ओर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम ओर, आयरन ओर, और जो भी इंपॉर्टेंट जो मेटल हैं उनके ओर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इफ़ ये दे रखा है आपका मैथ में, तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसका जो आंसर है भैया आपका सी है, ठीक है, 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो डैश इज़ द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा, डैश एक डेटाबेस का डिज़ाइन है, तो डेटाबेस स्कीमा इज़ अ डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डैश इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस, तो डेटाबेस का एक डिज़ाइन है, तो डेटाबेस स्कीमा, ऑप्शन बी सही है भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर में काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट वाले थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटाबेस से क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई नहीं, पढ़ लेंगे हम उन्हें भी। बाकी मैं मटेरियल बता दूंगा किसका पढ़ लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो ये, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 70 डिग्री, ईच बेस एंगल इज ऑफ मेजर्स। तो यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा, तो बताइए भैया आप। जब एक कोण 70 डिग्री है, तो यहाँ पे ये और ये रेखा बराबर है, तो ये कोण भी तो बराबर होंगे, तो बचा कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 70 यहाँ पे दे रखा है, बचा कितना, 110, 110 का 2 में डिवाइड करोगे तो 55 आ गया ना इसका आंसर, ये तो वैसे ही निकाल लोगे, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। 31 का है बी, ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन है। मैथ के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक आध तो हार्ड आता ही है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द जो है मिसिंग टर्म आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द गिवन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तो ये आपकी सीरीज दे रखी है, तो आपको बताना है नेक्स्ट पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, निकाल के देखना भाई इसे, काफ़ी इजी है, ये सीरीज बनेगी इसमें, ठीक है। पहले इससे इसका रिलेशन, इसका इसका इसका, देन इसका फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले से सेकंड वाले का, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का, और देन थर्ड वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, इन अ सर्टेन कोड द कोड्स फॉर सेंटेंस्ड गिवन इन कॉलम इफ आई आर गिवन इन अ कॉलम 1 and 2 ईच वर्ड हैज़ यूनिक कोड। तो यहाँ पे कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ कोड दे रखे हैं किसी वर्ड के, तो आपसे लास्ट में किसी वर्ड का कोड ही पूछ लिया है। तो इसमें तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, देखिए जो यहाँ पे देखो, जैसे ये है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मैच करना है। जैसे कीप क्वाइट गुड नाइस, अब यहाँ पे देखो गुड किस में, सेकंड वाले में भी गुड है और इसमें भी गुड है, अब इस दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या है, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है डा, तो गुड का है डा, ऐसे ही निकालना है आपको तीनों चारों को मिलान करके। तो कीप का जो आंसर है वो है बी, ठीक है, 33वें का बी का, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, बट ये समझ आ गया तो
फ्री के मार्क्स हैं, ये नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन बट फ्यू सेलर्स इज कॉल्ड। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मार्केट का एक से अधिक लेकिन कुछ विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहते हैं? ओलिगोपोली बोलते हैं भाई इसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओलिगोपोली। तो ये मेंस के क्वेश्चन है, देख लो भाई आप कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनसे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड। तो इसमें देखिए शब्दों के विषम युग्म को चुने। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है भाई। तो इसमें जो यूपीएस उसने एचएसएससी ने माना था, वो कौन सा सही माना था? तो उसने सी माना था, मैशन और वॉल। ठीक है, तो ये सही माना था एसएससी ने, एचएसएससी ने। ठीक है भाई, 35वें का सी सही माना है उन्होंने। ठीक है, ऑड वन आउट निकालना है, तीनों एक जैसे हैं, बाकी चौथा ऑड वन आउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो द नंबर ऑफ डैश इन आर रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। तो किसी संबंध में डैश की संख्या को संबंध की कार्डिनलिटी कहा जाता है। तो क्या आएगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा आपका डिग्री। डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसने गलत लगा रखा है। तो यहाँ पे आएगा आपका टपल, ट्यूपल। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्यूपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, तो ट्यूपल आएगा यहाँ पे। रिपीट भी हो जाते हैं एसएससी में क्वेश्चंस, ज़रूर से ध्यान रखें इन्हें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मैथ से द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ। तो रियल रूट्स पूछ लिए हैं इसके, तो वास्तविक मूलों की संख्या क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, सेकंड है भाई, दो हैं। ठीक है, रियल रूट्स पूछ रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना 38 क्वेश्चन नंबर है, फोर ऑफ द फॉलोइंग थ्री आर अलाइक इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल। ट्रायंगल में तीन होती हैं, यही है ऑड वन आउट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है भाई, आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसे ज़रूर करना है और उसे पहले करना है, तुक्के वाले बाद में करने हैं। ठीक है, कभी तुक्के वाले में टाइम वेस्ट करो ना आता हो। कुछ बच्चों का क्या रहता है कि क्वेश्चन आता नहीं होगा, उसे बार बार पढ़ेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई नहीं आता तो उसे बाद में कर देना, तुक्का ही लगेगा उसमें बाद में भी। ठीक है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि उस पर टाइम दे दो जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसे तुम कर सकते हो, उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तुक्के वाले के तो कैसे ही चांसेस होंगे भाई, वो तो कितना ही सोच लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ 320 मीटर लेंथ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई आपका 16 सेकेंड। तो इसको काफ़ी अच्छे से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका रीजनिंग का। तो पेंट को इस कोड में लिखा जाता है, एक्सेल को इस कोड में लिखा जाएगा, देन एक्सेप्ट को किस कोड में लिखा जाएगा? तो ये आपसे पूछ लिया है। तो पी का देखिए, ए को क्या है माना है, तो ए का कोड है 4, तो इसी तरह सी का कोड क्या है, तो सी का कोड है यहाँ पे 5। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन करना। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड दी 14th सेंचुरी ट्रैवलर इबन बतूता बिलोंग्स। तो जो है 14वीं सदी के यात्री इबन बतूता किस देश के थे? तो ये आपको बताना है। तो अफ्रीका के थे, मोरक्कन ट्रैवलर इबन बतूता, मोरक्को, मोरक्कन ट्रैवलर था इबन बतूता, अफ्रीकन कंट्रीज में आता है ये। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता था, अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना। 40 सेकेंड है, तो 40 सेकेंड क्या कह रहा है, वेयर इज़ द राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है कहाँ लोकेटेड है? तो उसकी लोकेशन कहाँ है, स्थित कहाँ है राउरकेला स्टील प्लांट? तो उड़ीसा में स्थित है भाई। ठीक है,
लोकेशन आपसे ज़रूर पूछता है, तो लोकेशन ज़रूर ध्यान रखें, फैक्चुअल में यही होता है, लोकेशन पूछता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है भाई। ठीक है, 1984 में हुआ था ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास 42 स्टूडेंट्स, न्यूटन्स रैंक इज 22 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द टॉप? तो रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में, दूसरा क्वेश्चन है ये रैंकिंग का, ऊपर भी था ना एक क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है 21। तो रैंकिंग के दो क्वेश्चन आ गए हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कॉयल, ब्राउन कोल, कॉयल नहीं है कोल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है? तो बताइए भाई कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, लिग्नाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, तो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो कोल की आपको पता होना चाहिए, कोल एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, उससे कम ग्रेड वाला कौन सा है, इंडिया में कौन सा मिलता है, कोल के बारे में इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड किट मिट फिट मीन्स आई एम लेबोरियस, जिट रिट किट मीन्स laborious is dangerous and sit fit rit means dangerous extremely painful, then the language what is code for is। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी ऊपर देखा था आपने, तो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस तरह के, फ्री के मार्क्स हैं अगर आपको आता है तो ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 46 का। ठीक है, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन हार्ड होंगे ही भाई। तो मैथ में कुछ दो तीन क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के आए थे। अब ये देखिए, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होंगे? तो ये है आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। तो मैथ का इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है? तो एक शहर की जनसंख्या थी 25,000, जिससे घटकर जो है 24,500 हो गई, और कितने प्रतिशत की कमी आई है उसमें? तो 2% की कमी आई है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के मैथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट रोड द बुक अकबरनामा? तो निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? तो बताना है आपको किसने लिखी थी भाई अकबरनामा। तो ये लिखी थी अबुल फजल ने अकबरनामा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बनता है बुक्स एंड ऑथर से, एंशियंट इंडिया की, मेडिवल इंडिया की। ठीक है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पेयर इन विच द वर्ड बियर द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज अ वर्ड ऑफ द गिवन पेयर बियर। तो देखिए यहाँ पे है एनर्जी, जूल है। तो यहाँ पे जो है जैसे ये मिल रहा है ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, चूज़ द पेयर, उसी उनका चयन कीजिए जिसमें शब्द एक दूसरे से वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा कि दिए गए युग्म से संबंध रखते हैं। ऊर्जा जूल, ऐसे रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, यूनिट से क्वेश्चन बन पूछा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। द स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाई। तो किसने इन्वेंट किया था? स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था भाई, किसने किया था बताओ? तो ये किया था विलियम ऑक्टार्ड ने। ऑर्ट्रेड, ऑर्ट्रेड बोलते हैं भाई, जो भी हो इसकी प्रोनाउंसिएशन, विलियम ऑर्ट्रेड। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है आपका रीजनिंग में। तो रीजनिंग के तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू दी वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट एंड वॉकड
25 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर, हाउ फॉर इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो कितना दूर है हाउस से, ये आपको बताना है। तो ये है 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 52 का डी। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, द मिक्सचर ऑफ डैश इज कॉल्ड वाटर गैस। तो कौन सा मिश्रण है जिसे जल गैस कहलाता है, जो CO प्लस CO एंड H2। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 53 का क्या है, डी। तो ये याद रख लें, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, HSSC ने पूछा भी है पिछली बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने कहा था आपसे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स, ये आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो राष्ट्रपति जी हैं राज्यसभा में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फार्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज। तो आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसे। ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो 56 का क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर्स अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स कॉल्ड डैश was developed in India during mid 1980s। तो कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा के लिए भारत में 1980 के मध्य दशक में भारतीय लिपियों के लिए एक सामान्य मानक कोडिंग विकसित की गई, जिसे डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, ISCII। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस हैं, याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, दी अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट्स हरियाणा फंक्शंस अंडर दी। तो किसके अंडर काम करता है ये। ठीक है, तो ये करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर, कैग के अंडर, और कैग किस आर्टिकल में, 147 में। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो कैग के अंडर काम करता है ये। ठीक है भाई, अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट हरियाणा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए हैं कैग के ऊपर, इन्होंने सिलेबस में देख भी रखा है कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे देखो हिंदी में भी दे रखा है, महालेखाकार बोलते हैं, लेखा एवं हकदारी हरियाणा के अधीन कार्य करता है, तो भारत के नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के डैश अणु बनाने के लिए आंशिक उपचयित होता है। तो बताइए भाई, तो क्या होता है भाई, इसमें क्या है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 2। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कितने, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा पायरुविक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 1 and -2 बिलोंग्स। तो बिंदु 1 and -2 किस चतुर्थांश से संबंधित हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो किस में संबंधित हैं ये। ठीक है, तो ये फोर्थ में आएगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 60 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस होते हैं, क्योंकि नहीं यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे होगा प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड्स एंड डैश
वर यूज्ड इंस्टीड ऑफ पंच्ड कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स। तो तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स के स्थान पर कीबोर्ड और डैश का प्रयोग किया जाता था। तो ये मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता था भाई, ठीक है। कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स वर यूज्ड इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख ले भाई, कंप्यूटर के काफ़ी सही क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, ठीक है, जिस पे आपको सोचना पड़ सकता है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट जो है प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगती है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर लोगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 63। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व की दर के बीच क्या संबंध है? तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है रिलेशन है इसमें फिलिप कर्व में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मुद्रास्फीति एंड बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया वॉज बिल्ट बाई। तो बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अगर कोई वर्ल्ड में कुछ जो फेमस है ऑर्गेनाइजेशन या मॉन्यूमेंट कोई है तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन और किसके द्वारा बिल्ड किया गया था वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये नाम आपने सुना है, ये भी नाम सुना है, ये दो नाम है। अब एग्जामिनर के दिमाग में कैसे आ सकता है ये नाम भाई? कॉमन आदमी के दिमाग में नहीं आ सकता, ये उसने कॉपी पेस्ट करा है तभी आया है ये। तो इसलिए यही सही है, उसने कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेगा तभी तो अटपटा सा नाम दिखा है। नॉर्मल आदमी की जबान पे आ जाएगा ये नाम? नहीं आ सकता भाई। इसलिए यही आंसर ठीक है इसका। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तुक्का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बाकी पता होना चाहिए वैसे ही, ठीक है भाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है? इजी क्वेश्चन है। तो क्या रहता है भाई? तो ये रहता है ट्रायंगुलर, ठीक है, त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर्स डे। दो डे पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, एक पहले पूछा था और एक अब ये पूछ लिया है वर्ल्ड वाटर्स डे। तो ये होता है 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के का कार्यालय का प्रावधान है? तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में दे रखा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 324 में है भाई, 326 में नहीं होगा, ठीक है। 324 से लेके और 329 ए तक यहाँ पे आपके इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना। तो ये क्वेश्चन है भाई हमारा 68। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू अ वुमेन, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर है 68। तो इसका जो आंसर होगा वो मदर है, ठीक है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं एक बार। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है? तो फिफ्थ जनरेशन पर कौन सा आधारित है इनमें से? ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 70, क्वेश्चन नंबर 70 है। द चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड when the purchasing power changes consequent upon a change in the price of the good is called। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई इसे? बताओ आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ये गलत है। तो इनकम इफेक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है।
इकोनॉमी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। द टर्म वाज यूज्ड बाय द मराठास टू रेफर टू द 25% ऑफ लैंड रिवेन्यू क्लेम्ड बाय द जमींदार इन द डेक्कन। तो मराठा द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो चौथ का इस्तेमाल किया गया था। वैसे भी ये 25% 1/4 ही होता है, तो चौथ ऐसे बोल सकते हैं हम। चौथ और सरदेशमुखी ये भी मराठास का ही था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 71 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। 72 है क्वेश्चन नंबर। द कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड बाय। तो कोरियोलिस जो बल होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो किसके द्वारा, किसके कारण होता है कोरियोलिस फोर्स? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सूर्य के अराउंड। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और रोटेट जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है अर्थ, ऐसे खुद के एक्सिस पे, उसे बोलते हैं रोटेशन। और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है, 72 का क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। नीलू बॉट 150 डोजन ऑफ पेंसिल्स एट 20 रुपये पर डोजन। ठीक है, 20 रुपये पर डोजन। ही सोल्ड दैम एट 2.5 पर पेंसिल। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है, पाइथन से क्वेश्चन पूछ लिया था। इन पाइथन अ कमेंट स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट होती है कमेंट? तो कमेंट स्टार्ट होती है भाई एस से। ठीक है, तो पाइथन में एक टिप्पणी डैश से शुरू होती है, तो हैज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द सीरीज। तो मिसिंग टर्म बतानी है आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या होगी मिसिंग टर्म इसमें, बताइए, ट्राई करिए क्वेश्चन को। तो 128 है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। विच इमेज इन इज ऑन द बैक ऑफ द RS 20 रुपी नोट्स इंडियन करेंसी नोट्स न्यू सीरीज। तो भारतीय मुद्रा करेंसी नई सीरीज के 20 रुपये के नोट्स के पीछे कौन सी छवि है? तो ये बताना है कौन सी है भाई। 20 रुपये के नोट्स के पीछे, नोट जो होता है उसके पीछे क्या छपा होता है? तो बताइए क्या छपा होता है। तो एलोरा केव्स छपी होती है, एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे लिख के। नहीं पता है तो गूगल करिए, देखिए, फिर लिखिए, क्योंकि चीज़ें याद रहेंगी आपको जब सर्च करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, 77 है क्वेश्चन नंबर। इंडियाज फर्स्ट एरो स्पोर्ट्स सेंटर वॉज ओपनड इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा। तो भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था भाई आपका नारनौल में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नारनौल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, तो ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रखा है, कितनी होगी इसकी वैल्यू? तो ये होगी 8a³ ठीक है, इसका मान पूछ रखा है 8a³ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो कितना था भाई लिंगानुपात जो है? तो ये था 943। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है भारत का जो लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो था, वो 943 था। अभी तो भाई 2011 वाला सेंसस ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जब तक नया सेंसस नहीं याद आता, उससे पहले ही सिलेक्शन ले लो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ जाएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सिटी ऑफ हरियाणा इज़ कॉल्ड एज अ नैनो सिटी। तो हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। कौन सा है भाई वो? नैनो सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचकुला। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। तो फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन। द पिक्चर इज डैश द वॉल। प्रीपोजिशन बताना है आपको, क्या होगी प्रीपोजिशन? तो ऑन आएगा इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देयर इज़ अ बेड डैश माई रूम। देयर इज़ अ बेड इन माई रूम। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चूज द राइट ऑप्शन
टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमें, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा डी, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84। चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम्स टू द वर्ड फॉर। तो इसका जो सिनोनिम पूछ रखा है फॉर का, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एक्टिव एंड पैसिव वर्ब फॉर्म्स। सैम डैश द कार, तो इसका क्या होगा? सैम रिपेयर्ड द कार। एक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब पूछ लिया इन्होंने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं 86। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश। तो एरर डिटेक्ट करना है यहाँ पे आपको। तो बताइए भाई किस में होगा? तो इसका है ऑप्शन सी, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो इसमें एरर है और हमें इसमें से राइट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनीम और टू द गिवन वर्ड। तो हैंडसम, हैंडसम का एंटोनीम क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो ये अगली होगा भाई हैंडसम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वोकेबलरी होगी भाई, ठीक है, ये राइट स्पेलिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड एक्सप्रेशन। अ मैन ऑफ लेटर मीन्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, स्कॉलर होता है मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है भाई, 89 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। ही सेड आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। तो इसका क्या होगा? तो सी सेड दैट सी हैड डन हर वर्क। तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अब हमारा लास्ट पोर्शन बच गया है हिंदी। तो हिंदी का जो 91वां क्वेश्चन है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? तो संज्ञा स्वर, तो उन्हें हस्व स्वर कहते हैं, सबसे कम समय लगता है जिनमें, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्वयं चलकर देख लें, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का उदाहरण है भाई ये? तो ये निजवाचक जो सर्वनाम है उसका उदाहरण है। सर्वनाम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण एक संज्ञा शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा रूप डैश है। तो क्या है इसका? इसका है तरुणई, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तरुण एक संज्ञा शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा रूप है तरुणाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है णे 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 में इन ध्वनियों को कौन से व्यंजन कहते हैं? तो बताइए भाई, नासिक के व्यंजन ही बोलते हैं इन्हें। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। कर्ता का कारक चिन्ह ने है। ने का प्रयोग डैश सकर्मक क्रियाओं में होता है। तो किन क्रियाओं में होता है भाई? तो ये होता है भूतकालीन क्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति जो है तत्सम शब्द है और उसका तद्भव कौन सा है? अति का, अक्षी का? अति नहीं है, अक्षी है। तो इसका जो तद्भव शब्द है वो है आँख, ठीक है, ठीक है। आंसू पे भी जा सकते हैं आप, बट आँख है इसका राइट आंसर 97 का, ठीक है, अक्षी आँख। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भाई 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर्वनाम पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। तो तम का सही जो है विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है तम का जो सही विलोम शब्द, बताइए भाई तम का विलोम शब्द क्या है? तो तम का विलोम शब्द है प्रकाश।
उल्टा, विलोम का मतलब है उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से के द्वारा के साथ और के कारण ये विभक्ति प्रत्यय डैश कारक के अंतर्गत आते हैं। तो किस कारक के अंतर्गत आते हैं, तो ये करण कारक के अंतर्गत आते हैं। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे देखिए हमारे पूरा जो पेपर था वो हमने सॉल्व कर दिया है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपने अगर साथ में ट्राई किया हो तो आप बताइए कितना स्कोर बन रहा है आपका, ठीक है। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, मॉडरेट पेपर है, आसानी से आप 70 से और 75 तक स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है तो, ठीक है। बाकी आप अगर अच्छे से और गैस वर्क अच्छा करें तो 80 तक पहुंच सकते हैं आप आराम से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं पहुंचा जा सकता, पहुंचा जा सकता है। हिंदी थोड़ी ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक है, बाकी मैथ के क्वेश्चन भी थोड़े ठीक दे रखे हैं। तो आपको इस पेपर को करने के बाद थोड़ा सा आकलन करना है। और हमने ये देख लिया कौन कौन से जो हमारे चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन सी थीम्स इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके अलावा देखिए जो 57 ग्रुप का आपका जो पेपर हुआ था मेंस का, वो भी हम कर लेंगे, 12th लेवल वाला था जो, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप डी का कर लेंगे, तो सारे हमें आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है। PYQ मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, PYQ सारे करा दूंगा आपके, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई अगर नहीं किया है तो, आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि अब क्लासेस रेगुलरली आएंगी, ठीक है डियर लर्नर्स। और क्लास कैसी लगी, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आपको मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन ना लें उस बात की। बस आप पढ़ते रहें और आपका स्कोर क्या आया वो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये भी। तो चलिए भाई यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।